डे 4। डे 4 में बेसिकली हम एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के अंडर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, और अगर हम इसके डिटेल में जाएं कि एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आएंगी, तो एप्टीट्यूड इन जनरल, लेट्स से कि इसके टाइप्स एंड रिलेशनशिप ऑफ एप्टीट्यूड विद इंटेलिजेंस। इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड का इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है, एटीट्यूड से क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट, एंड देन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब एप्टीट्यूड और इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैल्यूज है जो सिविल सर्विसेज में रोल प्ले करती हैं। सो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज। Then a seventh principle of public life, seven principles of public life, and we will proceed to further uh, aptitude, how it inculcates integrity and suggestions of second ARC. So seven principles and then aptitude and integrity, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे सजेशंस प्लस सजेशंस गिवन बाय सेकंड ARC। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में सेकंड ARC हम चीजें लेते हैं। देन इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, नॉन पार्टनरशिप, ये सब कुछ इसी सेशन में होगा, ठीक है, डे 4 में ही। नॉन पार्टनरशिप, आप मेरे साथ लिखते रहिए, लिखने की हैबिट होना बहुत जरूरी है, ये मेंस है, ठीक है। सो हम इसमें इम्पार्शियलिटी के बारे में, नॉन पार्टनरशिप के बारे में एक एक चीज करके, एंड देन सर्विस, सर्विस क्या होती है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एनोनिमिटी, एम्पथी। हमने बोला था कि ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। एम्पथी, एम्पथी का सिंपथी से क्या रिलेशन है, कंपैशन से क्या रिलेशन है, अपाथी से क्या रिलेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आनी है। देन टॉलरेंस एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन को हम इन जनरल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डेडिकेशन इन पब्लिक लाइफ टॉपिक हम स्पेसिफाइड तरीके से उसको कवर करेंगे। देन करेज, हालांकि करेज हमने पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अच्छे से अलग से करने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिटेल से आएगा कि सिविल सर्विस में करेज का क्या रोल है, किस तरह से अफेक्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, जो कि है एप्टीट्यूड। सो क्या होता है एप्टीट्यूड, आइए देखते हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा आज ब्लू से शुरू करते हैं, नो दिस ब्लू, एप्टीट्यूड। ये जो एप्टीट्यूड वर्ड बना है ना, ये बना है एप्टॉस से, एप्टॉस, जिसका मतलब होता है फिटेड फॉर। फिटेड फॉर, किस चीज में फिट हो जाता है, वहां से बनता है एप्टीट्यूड। और ये अपने आप में नेचुरल या इनहेरेंट टैलेंट टू अक्वायर सर्टेन स्किल है। इट इज अ नेचुरल और इनहेरेंट टैलेंट टू अक्वायर सर्टेन स्किल्स, सर्टेन स्किल्स और एबिलिटी, सर्टेन स्किल्स और एबिलिटी इन फ्यूचर थ्रू अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब कि किस तरह से ये सीखी जा सकती हैं एबिलिटीज, स्किल्स। सो एप्टीट्यूड क्या है, अपने आप में इनहेरेंट टैलेंट है कि वो कैसे कोई पर्सन कोई लर्निंग लेता है, कैसे कोई पर्सन कोई टैलेंट या स्किल सीखता है, ठीक है। एंड इट इज अ कॉम्पोनेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, छोटे छोटे इंट्रोडक्शन में लिखने होते हैं। इट इज अ कॉम्पोनेंट, किस चीज का कॉम्पोनेंट है, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी,
Aptitude is a component of what? Competency to perform certain tasks at certain level. Having an aptitude for a particular job increases the probability of success. It increases. Having aptitude increases the probability of success. It increases probability of success. आप कौन से वर्ड्स लिखना चूज करते हो ये डिफाइन करेगा मीन्स में तुम्हें कितने मार्क्स मिलते हैं, ना कि वो जो तुम रोज बैठ के अपने टेबल में सोचते हो कि इस बार हो गया तो क्या होगा। ढोल बजेंगे नहीं, ऐसे नहीं ढोल बजते। ढोल बजवाने के लिए आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह चीजों को सीखते हैं। ये सेशन 1 से 2 बार देखो, ठीक है, अपना मजाक मत उड़वाना, सो दैट कि आप सक्सेस ले पाओ। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ा देता है। व्हाई? बिकॉज इट लीड्स टू क्विक लर्निंग ऑफ स्किल्स required for job in less effort, because it leads to learn required skills for a particular job. हाँ, कोई करिश्मा नहीं है, बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज आपके अंदर जो सीखने की एबिलिटी होती है वो अपने आप में ज्यादा होती है। क्या लगता है आपका एप्टीट्यूड कैसा है? सेल्फ डिक्लेयर्ड गुड नहीं, सोच समझ के बताइए, ठीक है। एक और पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं, एप्टीट्यूड इज द सुइटेबिलिटी, एप्टीट्यूड इज द सुइटेबिलिटी। ये सुइटेबिलिटी है या नेचुरल एबिलिटी है? नेचुरल एबिलिटी और कैपेसिटी टू लर्न, capacity to learn. It is a potential. हम कीवर्ड अंडरलाइन करते जा रहे हैं, आप इन्हीं को याद रखना। एटीट्यूड इज द सुइटेबिलिटी और नेचुरल एबिलिटी और कैपेसिटी टू लर्न, किस तरह से, कितनी गति से, कितनी फ्रीक्वेंसी में कौन सीख सकता है चीजें। एंड इट इज द पोटेंशियल रादर देन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। वेरी नाइस वर्ड्स। इट इज द पोटेंशियल, इसको तो मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए, रादर देन एग्जिस्टिंग नॉलेज। पहले से आप क्या जानते हैं, एग्जिस्टिंग स्किल्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप नई स्किल्स कितनी जल्दी सीख सकते हैं। सो इट इज अबाउट पोटेंशियल, इसमें 2 अंडरलाइन कर लेना, याद रखना, यही एप्टीट्यूड को डिफाइन करता है। सो इट इज द पोटेंशियल रादर देन एग्जिस्टिंग स्किल्स और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। टू परफॉर्म सम फंक्शन वेदर फिजिकल, मेंटल और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, वेदर फिजिकल और मेंटल और बोथ, ठीक है। तो ये अपने आप में पोटेंशियल है। अच्छा, ये फिजिकल भी हो सकता है, याद रखना, फिजिकल, मेंटल और बोथ दोनों हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टाइप्स, ठीक है। सो हमको जाना चाहिए थर्स्टोन के पास। थर्स्टोन ने कई सारे टाइप की एप्टीट्यूड को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। थर्स्टोन कॉन्सेप्चुलाइज्ड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ cognitive intelligence, cognitive intelligence also known as aptitude, ठीक है। cognitive intelligence को जो उन्होंने कैटेगराइज किया है वही है एप्टीट्यूड, ठीक। अब हम वो फॉलोइंग जितने हैं टाइप्स उनको एक एक करके देखते हैं। जैसे नंबर 1, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज को कौन कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता है या उनको मैनिपुलेट कर सकता है नंबर्स को, ठीक है। 2, रीजनिंग एबिलिटी, देखो रीजनिंग का मतलब होता है रीजन। जब सेट ऑफ रीजन या ग्रुप ऑफ रीजन्स को एक साथ प्ले किया जाता है तो हम उसे रीजनिंग कहते हैं। तो हु कैन प्ले दीज रीजन्स टू क्रिएट और परफॉर्म डिफरेंट रीजनिंग्स,
ये अपने आप में रीजनिंग एबिलिटी होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एबिलिटी टू अप्लाई लॉजिक, एबिलिटी टू अप्लाई लॉजिक। थर्ड, वर्बल फ्लुएंसी, वर्बल फ्लुएंसी। सी, इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज, कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज, कितना फ्रिक्वेंटली आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड द यूज ऑफ वर्ड फ्लुएंसी। 4, verbal comprehension. See, verbal comprehension is the ability to understand material present in form of word। मतलब किसी वर्ड में कोई, जैसे सी सैट में पैराग्राफ आते हैं, है ना, वो अपने आप में वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है कि कोई पीस ऑफ वर्ड आपको दे दिया गया तो आप उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि नहीं, उसे मीनिंग या इन्फेरेंस या अजम्पशंस फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। देन परसेप्चुअल एबिलिटी, रिलेटेड टू परसेप्शन, या परसीव कैसे करते हैं, एंड दिस इज द एबिलिटी टू परसीव द सिचुएशन, एबिलिटी टू परसीव, एबिलिटी टू परसीव। परसीव कैसे करते हैं, सो आपके सामने जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो सिचुएशन होते हैं, उनके बिहाफ पर आप कोई रीजनेबल सोल्यूशन को परसीव करें, है ना, तो उसे हम परसेप्चुअल एबिलिटी कहते हैं। देन मेमोरी एबिलिटी, देन स्पेशियल एबिलिटी। स्पेस का मतलब होता है फिजिकल स्पेस, साइकोलॉजिकल स्पेस, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, स्पेस का ये सब मतलब होता है। सो अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरह की किसी स्पेस को एंड सिचुएशन को, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आपके आसपास आते हैं, जब भी कोई कन्वर्सेशन में कोई सिचुएशन का डिस्कशन होता है, कोई एक्सपीरियंस का डिस्कशन होता है, तो उनको आप किसी मीनिंगफुल सोल्यूशन में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या नहीं, तो ये अपने आप में स्पेशियल एबिलिटी होती है। देन फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू एनालाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, इस तरह की चीजें फ्लूइड इंटेलिजेंस का पार्ट आती है। इंडक्टिव या डिडक्टिव फाइंडिंग्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव फाइंडिंग्स। इंडक्टिव का मतलब होता है कई सारे फैक्ट्स को जोड़कर, डिडक्टिव का मतलब होता है आपके सामने जो ऑप्शन है उनको रिड्यूस करके किसी अप्रोप्रिएट ऑप्शन में पहुंचना, है ना, जैसे मल्टीपल चॉइस में आप करते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग होता है। देन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस crystallized intelligence is related to specific ability like verbal, numerical, और उनके हिसाब से रिजल्ट को क्रिस्टलाइज करना। देन इंटेलिजेंस कोसेंट, थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर दें, इंटेलिजेंस कोसेंट मीन्स आईक्यू, ठीक है, मीन्स आईक्यू। आईक्यू, देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, जैसे कि फिजिकल एप्टीट्यूड, मतलब कि हाइट, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फीचर्स, ये अपने आप में फिजिकल एप्टीट्यूड होते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड, तो ये ढेर सारे हमने जो देखे, ये ज्यादातर इनमें मेंटल एप्टीट्यूड के पार्ट आते हैं, ठीक है, जैसे टॉल लेग्स। एक मिनट, अदर टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड में पहले हेडिंग डाल लेते हैं, अदर टाइप्स, इसको हम कैटेगराइज करते हैं एप्टीट्यूड, और इसको एक साइड आएगा फिजिकल और दूसरी साइड आएगा मेंटल।
सो फिजिकल, मेंटल। फिजिकल में जैसे टॉल लेग्स, ये किस काम आएगा? फॉर रनिंग। इसका एग्जाम्पल कौन है? उसेन बोल्ट। ठीक है। आर्म ट्विस्टिंग, ये किस चीज में आते हैं? स्पिनिंग में। इसका एग्जाम्पल कौन है? मुरलीधरन। मुरलीधरन, ये जो मुरलीधरन क्रिकेट वाले, यही। अजहरुद्दीन का नाम रख सकते हैं, वो जो है ना शॉट्स मारने में अपनी कलाइयों का अच्छा यूज करते थे। देन गुड रेस्ट एंड आई कोऑर्डिनेशन, एंड आई कोऑर्डिनेशन, ये किसके बाद किस काम आता है? फॉर बैटिंग, हाँ, फॉर बैटिंग। इसका एग्जाम्पल कौन है? वीरू, यानी कि वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, ये हमने देखा फिजिकल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में जैसे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इनोवेशन। तो इनोवेशन में इलॉन मस्क, कम्युनिकेशन में शशि थरूर। शशि थरूर। आप क्रिएटिविटी में किसका नाम डालेंगे? आप सोचिए कि हु इज क्रिएटिव अराउंड यू, हु कैन क्रिएट द थिंग्स। सो इस तरह से आप चीजों को जोड़ते चले जाएंगे। देन अब हमने बात की, अब हम इसके दूसरे पार्ट में आएंगे। ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। दूसरे पार्ट में हम फोकस करेंगे कि एप्टीट्यूड का जो अदर क्वालिटीज है उनसे क्या रिलेशन है। एप्टीट्यूड विथ अदर क्वालिटीज, एप्टीट्यूड एंड अदर क्वालिटीज, इस पे हम फोकस करेंगे। सो सॉरी, सो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड वर्सेस भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं। एंड इसलिए लिखते हैं बिकॉज इसमें हम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों कवर करेंगे, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, आइए समझते हैं। एप्टीट्यूड इज इनेट पोटेंशियल। एप्टीट्यूड इज इनेट पोटेंशियल। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं टेबल बना के। एक साइड आ जाएगा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, और एक साइड आ जाएगा इंटेलिजेंस। सो एप्टीट्यूड इज इनेट पोटेंशियल, it is the innate potential to perform a task in future। ठीक है, प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द, सो मतलब ट्रेनिंग वगैरह दे के अगर किसी कोई पर्सन कोई चीज सीख सकता है तो इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल। इस वर्ड पे फोकस करो। जबकि इंटेलिजेंस इज की कंपोनेंट, इंटेलिजेंस का जो की कंपोनेंट है दैट इज थिंक रैशनली, एबिलिटी टू थिंक रैशनली। की कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज, की component of intelligence is ability to think rationally। ठीक है, रैशनली सोच सकने की जो एबिलिटी है वो है इंटेलिजेंस। एक्ट पर्पसफुली, एक्ट पर्पसफुली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली, एंड डील इफेक्टिवली, ये है अपने आप में इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हैज वाइडर स्कोप एंड इट इज रेफर्स टू जनरल मेंटल एबिलिटी।
ठीक है, अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि अपने आप में इंटेलिजेंस क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एंड हाउ एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेलिजेंस। ठीक है, टू परफॉर्म हमने समझा इट इज द इनेट पोटेंशियल टू परफॉर्म अ टास्क इन फ्यूचर provided appropriate training is provided to the person with appropriate training is provided। हाँ, ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब लेकिन किसी के अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, वो उस कंडीशन को सीख सकता है। एप्टीट्यूड इज अ नैरो स्कोप एंड इट इज स्पेसिफिक टू वर्क। इट हैज नैरो स्कोप, it is also specific to work। So it breaks down intelligence into a person to do a task in future। जो एप्टीट्यूड है वो नैरो है, स्पेसिफिक है। सो एंड ये क्या है, ये इट इज मोर जनरल, मोर जनरल। इंटेलिजेंस इज मोर जनरल, एप्टीट्यूड इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल एंड मेंटल, इंटेलिजेंस फिजिकल नहीं होता, इंटेलिजेंस इज ओनली मेंटल। फाइन, एप्टीट्यूड कैन बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ number of characteristics। Aptitude can be judged on the basis of number of characteristics। ठीक है, जबकि आई क्यू इज द मेथड टू बी कैलकुलेट इंटेलिजेंस। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस्ड ऑन आई क्यू। आई क्यू के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ आई क्यू, इंटेलिजेंस इज कैलकुलेटेड। एप्टीट्यूड रिफ्लेक्ट्स व्हाट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ पर्सन। अ पर्सन या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ये है एप्टीट्यूड। जबकि हाई आई क्यू, इवन हाई आई क्यू स्कोर डज नॉट गारंटी, अगर हम इसके इंटेलिजेंस के केस में कहें, सो इवन हाई आई क्यू डज नॉट गारंटी, does not guarantee any certain type of aptitude, any certain type of aptitude। ठीक है, सो ये तो हुआ हमारा एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस। इसको और ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स में अगर हम कहें, तो हम इसके लिए एक लाइन और लिख सकते हैं। लेट्स से एप्टीट्यूड इज नॉट द सेम एज इंटेलिजेंस। व्हाई? बिकॉज एप्टीट्यूड इज नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम, both are not same, because two person may have same intelligence, because two person may have same intelligence, मतलब same IQ, but different aptitudes। different aptitudes। For example, one can become scientist and another can become novelist। one can become a scientist, ध्यान दीजिए दोनों के पास सेम IQ है, बट एक साइंटिस्ट बन सकता है, दूसरा नॉवलिस्ट। अदर कैन बिकम नॉवलिस्ट। अब यहाँ पे इनकी एप्टीट्यूड में डिफरेंस है। एटीट्यूड, इंटेलिजेंस सेम है, एप्टीट्यूड में डिफरेंस है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझा। नेक्स्ट हम करेंगे एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। ये पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम करेंगे एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। कलर चेंज कर लेते हैं।
अच्छा, एप्टीट्यूड के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको दोहराए नहीं, उनको शॉर्ट में लिख के आगे बढ़ें, ठीक है? ऐसा चलेगा? एंड एटीट्यूड के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे, बिकॉज़ अब हमारे लिए, हालाँकि हमने एटीट्यूड भी पिछले सेशन में डे 3 में पढ़ा है, तो हमारे लिए अब थोड़ा-सा आसान होगा इसको समझना। क्लियर? आइए चलते हैं। हम बनाएँगे टेबल बड़ी-सी और उसकी हेल्प से चीज़ों को समझेंगे। हाँ, एक साइड हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, दूसरे साइड लिखेंगे एप्टीट्यूड और तीसरे साइड लिखेंगे एटीट्यूड, ठीक है? इस तरह से। सो एक साइड हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स और यहाँ पे एप्टीट्यूड, हियर एटीट्यूड। सो क्या होता है एप्टीट्यूड, इसका नेचर? सो एप्टीट्यूड इज बेसिकली इनेट पोटेंशियल, ये हम पहले से जानते हैं, बाकी चीजें आप रिकॉल करो। इनेट पोटेंशियल, जबकि एटीट्यूड क्या होता है? सो एटीट्यूड इज अ लास्टिंग जनरल इवैल्यूएशन ऑफ पीपल एंड पीपल ऑब्जेक्ट इश्यूज, कुछ भी। इट इज प्री डिस्पोजिशन, यस ये लिखना है, इट इज प्री डिस्पोजिशन। मतलब क्या होता है कि पहले से सेट होते हैं कि हम किस तरह की चीजों में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसलिए इसे प्री डिस्पोजिशन कहा जाता है, टू बिहेव इन सर्टेन वे। जो एटीट्यूड है ये प्री डिस्पोजिशन है, टू बिहेव इन सर्टेन वे। ये इनहेरेंट पोटेंशियल है, सॉरी अभी उसी पॉइंट में हम आएंगे। दिस इज इनहेरेंट पोटेंशियल टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, सर्टेन टास्क, ये एप्टीट्यूड है। जबकि एटीट्यूड क्या है, हमने जैसे बताया, ये प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन सर्टेन वे, माइंडसेट, जैसे माइंडसेट, बिलीफ, माइंडसेट, बिलीफ, अप्रोच, ये चीजें हैं एटीट्यूड। देन फोकस। सो ये अपने आप में स्किल एंड एबिलिटीज पर फोकस करता है, स्किल एंड एबिलिटीज पर फोकस करता है क्या, एप्टीट्यूड। और एटीट्यूड माइंडसेट एंड बिहेवियर पर फोकस करता है। डेवलपमेंट कैसे होता है? सो डेवलपमेंट के लिए हमें एप्टीट्यूड को सीखना पड़ता है, मतलब लर्निंग स्पेसिफिक स्किल्स। जबकि एटीट्यूड, एटीट्यूड कैन बी लर्न थ्रू इन्फ्लुएंस, लर्न थ्रू इन्फ्लुएंस, नॉट ओनली इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंस, या आपने उसके पहले बात की बिलीफ, एक्सपीरियंस, इन सारी चीजों से जो एटीट्यूड है वो सेप होता है, इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना होता है, ठीक है? देन मेजरमेंट, एप्टीट्यूड कैन बी मेजर्ड बाय असेसिंग स्पेसिफिक स्किल, एसेस करना, असेसिंग स्पेसिफिक स्किल की, उस स्किल की जांच कर लो। जैसे ड्राइविंग है, गाड़ी चला के देख लो ड्राइविंग आती है कि नहीं, आप ऐसे एग्जांपल लिखो। और इसको कैसे एसेस किया जाता है? एसेस थ्रू ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, लोगों का व्यवहार देखकर, ऑब्जर्व बिहेवियर, रेस्पॉन्सेस, व्यवहार या रेस्पॉन्स देकर आप समझ सकते हो कि किसका क्या एटीट्यूड है। इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस, इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस, ठीक है? नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। सो जो एप्टीट्यूड है ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो आपको बाइसिकलिंग आती है, ये आपका एप्टीट्यूड है ना? साइकिल चला लेते हैं तो ये आप नहीं भूलते हैं, नॉर्मली आपको आता है। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन जानते हैं तो ये आपका एप्टीट्यूड है, आप जानते हैं, रिलेटिवली स्टेबल। जबकि जो एटीट्यूड है कैन कैन चेंज्ड कैन चेंज ओवर टाइम ड्यू टू different experience, different kind of situation, personal growth, due to
एक्सपीरियंस, पर्सनल ग्रोथ, चेंज इन बिलीफ सिस्टम, ठीक है, इस तरह से। एंड ये अप्लाइड कहाँ होते हैं? सो एप्लीकेबिलिटी आप चेक करिए, एप्लीकेशन। जो एप्टीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू टास्क और जॉब, डायरेक्टली लिंक्ड टू टास्क और जॉब। जबकि जो एटीट्यूड है दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ टू अप्रोच द टास्क, हाउ टू इंटरैक्ट। सो जो एटीट्यूड है इट इन्फ्लुएंस हाउ टू अप्रोच द टास्क एंड हाउ टू इंटरैक्ट, जॉब, इंटरैक्ट, ये चीजें अपने आप में एप्टीट्यूड, एटीट्यूड सॉरी। सो इस तरह से हमने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के डिफरेंस को बहुत सफाई से समझा। बीच बीच में मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ जिसकी हेल्प से आप समझ सकेंगे कि इनमें कहाँ से क्या चीजें चल रही हैं। चलो इसको हटा देते हैं, है ना। एंड तो ये यहाँ से खत्म होता है। अब हम इसके नेक्स्ट उसमें चलेंगे। नेक्स्ट विल बी एप्टीट्यूड वर्सेस वैल्यू। कलर चेंज कर देते हैं, इससे आपका ना अटेंशन भी चेंज होगा। हमने पीछे वैल्यूज भी पढ़ ली हैं और एप्टीट्यूड तो ऑफ कोर्स पढ़ लिया है। अब समझते हैं एक एक को, पहले वैल्यू समझ लेते हैं। वैल्यू, सो वैल्यू डिनोट्स द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, वैल्यू डिनोट्स द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। मतलब किसी चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी डिग्री हमें वैल्यू से पता चलती है। आपको आपके लिए उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग और एक्शन। With the aim of determining the action are best to और नॉट दैट गुड, तो इसके आधार पर आप उसको उस डिग्री को कहते हैं वैल्यू। वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जानते हैं एप्टीट्यूड इज एप्टीट्यूड, इट इज नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल एम्पैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन इज अ पॉजिटिव वैल्यू। रिगार्डिंग one's own caste, empathy regarding own caste for higher, especially for higher caste, is a negative value. So there will be desirable positive or negative values। और वैल्यूज क्या होते हैं, जो वैल्यूज का नेचर है वो क्या है। पर्सनल प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर वैल्यूज। जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमें हमारे पर्सनल प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिस भी तरह की वैल्यूज होती हैं। Hence, values can be defined as broad preference concerning appropriate course of action। नेचर में इसे हम नहीं लिखते, इसको हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज ब्रॉड प्रेफरेंसेस कंसर्निंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जो वैल्यूज हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। वैल्यूज रिफ्लेक्ट अ पर्सन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और व्हाट ऑट टू बी, और व्हाट ऑट टू बी। इक्वल राइट्स फॉर ऑल, लाइक इक्वल राइट्स फॉर ऑल, ये अपने आप में क्या है, वैल्यू है, ठीक है। एक्सीलेंस डिजर्व एडमिरेशन, ये भी वैल्यू है। ये आपके एग्जांपल्स हैं। मैं क्या करूं, आप ये मान लेना ये एग्जांपल्स हैं। एक्सीलेंस डिजर्व्स एडमिरेशन, पीपल शुड ट्रीट इट विद रेस्पेक्ट।
ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये अपने आप में वैल्यू है। ठीक है, सो वी कैन से वैल्यूज आर दोज स्टैंडर्ड्स values are those standards that guide human behavior, that guide human behavior. They are a reflection of person's character. They are reflections of person's character. कितना डिफिकल्ट वैल्यू को डिफाइन करना, इसलिए हम उनके फीचर्स के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। एंड सेंट्रल ऑफ देयर लाइफ, उनके सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल ऑफ देयर लाइफ, ये होती हैं वैल्यूज। वैल्यूज आर दोज हु डिसाइड्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल, ये वैल्यूज डिसाइड करती हैं। दे आर गाइड, है ना, हमने पहले बात की। वैल्यूज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स जजमेंट। वैल्यूज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ अ person's attitude and judgment. They are essential to civilization and determine person's moral and ethical choices. मोरल एंड एथिकल चॉइसेस, सोर्सेस क्या हो सकते हैं? सोर्सेस ऑफ वैल्यू, रिलीजन, लाइफ एक्सपीरियंस, रोल डिमांडेड, जो भी डिमांड है किसी रोल की, उसके आधार पर, जैसे फादर की अपनी वैल्यू हो सकती है, ग्रैंडफादर की अपनी वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, ईटीसी। सो इस तरह से सोर्सेस ऑफ वैल्यूज हैं। अच्छा, चूंकि एप्टीट्यूड हमने अच्छे समझ लिया ऊपर, तो अब हमको एप्टीट्यूड बार बार नहीं समझना, अब आपको अपनी सी चीजों को अलाइन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी, सॉलिडारिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड, टॉलरेंस, जनरोसिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये जरूर लिखिए, इस तरह से अगर आप चीजें लिखते हैं, सर्टेनली यू विल फेच एंड यू विल मैक्सिमाइज योर मार्क्स। आप अगर 140 प्लस टारगेट रखते हैं ना इस पेपर में, इथिक्स के पेपर में, जीएस पेपर 4 में, तो सर्टेनली आपको इस तरह से अपने पॉइंट आर्टिकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, आते हैं 140 आते हैं। इसमें हम आगे चलेंगे, एक मिनट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से ओवर। व्हाट इज इंटरेस्ट? एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट टॉपिक है वैसे, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट टॉपिक ये है, लेकिन हम फोकस करेंगे पहले इंटरेस्ट पर कि इंटरेस्ट क्या है। देन अगर हमको लगेगा कि हाँ इसको एप्टीट्यूड से तुलना करने की जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक लेटर में थोड़ा सा करेक्शन है, देयर एसेंशियल होना चाहिए यहाँ पे। एसेंशियल्स टू सिविलाइजेशन एंड डिटरमाइन पर्सन। सो जस्ट लाइक अर्लियर, इसमें एप्टीट्यूड पे हमको अलग से ध्यान देना है, यहाँ पे हम एप्टीट्यूड पर फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे हम केवल इंटरेस्ट पर। आइए देखते हैं इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट रेफर्स टू refer to what? A person's inclination। inclination ये कीवर्ड है, मतलब झुकाव। inclination का मतलब है झुकाव। क्यूरियोसिटी, कि कौन सा पर्सन किस चीज के लिए क्यूरियस है। और लाइकिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर, और लाइकिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर
एक्टिविटी। यहाँ पर लाइकिंग भी अपने आप में इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक्टिविटी, सब्जेक्ट और फील्ड और एनीथिंग। इट इन्वॉल्व्स द एंजॉयमेंट, इट इन्वॉल्व्स द एंजॉयमेंट and enthusiasm and enthusiasm someone experiences someone experiences when engaging with that specific topic, engaging with specific topic। जब हम किसी टॉपिक में एंगेज होते हैं तो क्या हमें महसूस होता है? एंजॉयमेंट। सो ये इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। इंथुसियाज्म ये भी इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। तो अब आप इस तरह के वर्ड्स पर ध्यान रखिए। इट इज रिलेटेड टू इंक्लिनेशन, क्यूरियोसिटी, लाइकिंग, एंजॉयमेंट, इंथुसियाज्म। गेटिंग ना? देखो चीजें इजी हो गई। इंटरेस्ट, तो और इंटरेस्ट को कैसे दिखा देंगे? दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस। इसका नेचर क्या है? इंटरेस्ट का नेचर क्या है? पर्सनल प्रेफरेंसेस, personal preferences influenced by desire। पर्सनल प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजायर, इसमें सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी है कैसे? इंटरेस्ट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिविटी विद टॉपिक्स, फील्ड्स। किस तरह के फील्ड्स में, किस तरह के सेक्टर में इंटरेस्ट है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? सो इंटरेस्ट इज कैन डेवलप ओवर द टाइम, कैन बी डेवलप्ड और चेंज्ड ओवर द टाइम, है ना? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर। अच्छा, ये एप्लीकेबल कहाँ पे है? सो interest may or may not be translate into person's proficiency and competence। So may or may not contribute to proficiency। जरूरी नहीं कि प्रोफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करे, है ना? और कॉम्पिटेंसी, कंट्रीब्यूट टू, यहाँ पे इसको अलग कर लेना, टू प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी। ठीक है? इसी तरह के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, उनको भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। एबिलिटी, एप्टीट्यूड वर्सेस एबिलिटी। हम चूंकि एप्टीट्यूड एक बार कर चुके हैं, हम हर बार नहीं करेंगे, फोकस करेंगे सीधे एबिलिटी पर। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, इट इज द combination of skills, habits and powers that an individual now has, that an individual now has। एप्टीट्यूड फ्यूचर में पोटेंशियल होता है, स्किल प्रेजेंट में होती है, नाउ हैज इन प्रेजेंट। ये डिफरेंस हमें याद रखना है। ठीक है? which enable him to do something, which enable to do something। तो ये चीज आसानी समझ आ गई, बिकॉज जो एप्टीट्यूड है वो एक फ्यूचर पोटेंशियल है, बट एबिलिटी एक करंट की चीज है जो वर्तमान में होती है। एबिलिटी इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, because society determines what abilities are valued, what are not। Okay, and ability may vary across the culture and historical period। अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की एबिलिटीज हुआ करती हैं।
across the history and culture। ठीक है, जैसे एंशिएंट पीरियड में फिजिकल स्ट्रेंथ का ज्यादा रोल होता है, आज एबिलिटी का मतलब मनी एंड टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को आज ज्यादा फोकस किया जाता है। सो एबिलिटी अपने आप में इस तरह से टाइम टाइम के हिसाब से, कॉन्टेक्ट के हिसाब से बदलती रहती है। इट इज एसोसिएटेड टू करेंट कैपेसिटी, और एप्टीट्यूड फ्यूचर पोटेंशियल होता है। सो कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है, कॉम्पिटेंस बस याद रखना कि एबिलिटी प्रेजेंट कॉन्टेक्ट को डिफाइन करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी हैज द एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, ये अपने आप में मेंटल एबिलिटी का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। ठीक है, बहुत सारी एबिलिटी हो सकती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलेंगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये काफी ज्यादा यूपीएससी में पूछा जाने वाला टॉपिक है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, जहाँ पे एथिक्स का पेपर आता है, स्पेशली अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज में, तो यहाँ पर आप यूपीएससी के खासतौर से पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि एबिलिटी नॉट, एप्टीट्यूड अपने आप में बार बार पूछा गया है। सो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। कुछ अच्छे वर्ड से लिखिए, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन लिखना हो तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपके हो सकता है, जैसे कि दी गवर्नमेंट is a public trust and civil services is a vocation। So aptitude of civil servant must be, like an agent of welfare state। ठीक है, इस तरह के आप इंट्रोडक्शन लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा। द एप्टीट्यूड इज अल्टीमेट रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, वहां पर नोलन कमेटी जो एप्टीट्यूड के लिए फेमस होती है। ठीक है, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज में हम नोलन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ चीजें समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सिविल सर्विसेज में या सिविल सर्वेंट के पास कौन कौन से एप्टीट्यूड और किस तरह से होने चाहिए। सो आइए इसको समझते हैं। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट्स, नंबर एक, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड। इमोशनल एप्टीट्यूड, एंड थर्ड है मोरल एप्टीट्यूड। एक एक को हम समझ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आएंगे? रैशनैलिटी, रैशनैलिटी, रीजनिंग, फैक्ट फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स में परमाणु के बारे में फैक्ट्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी, देन इमोशनल एप्टीट्यूड में इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, कंपेशन,
टॉलरेंस, मोरल एप्टीट्यूड में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेज, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन। ठीक है, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसन एक साथ लिखा जाता है। सो ये अपने आप में एप्टीट्यूड हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोलन कमिटी और सेकंड एआरसी इनके बारे में। आइए देखते हैं सेकंड एआरसी क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नोलन कमिटी पे जाएंगे कि कौन कौन से एप्टीट्यूड हैं जो सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए। सो रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी रिकमेंडेशंस, तो कुछ चीजें हमें फैक्ट के तौर पर लिखनी चाहिए, सो दैट पता चले कि आपको सच में बेसिक बहुत अच्छे से पता है। सो सेकंड रिपोर्ट में ये जो है वो अपने आप में हमको सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। और पब्लिक में बात करें तो वेलफेयर स्टेट जो जो चीजें करती हैं वो चीजें डीपीएस में मेंशन है। सो ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सारे पॉइंट। एक बात मैं और बताऊंगा, आप नोलन कमेटी के रिकमेंडेशन बिना नोलन कमेटी के नाम डाले कहीं भी लिख सकते हो, और एथिक्स में आप नोलन कमेटी का नाम डाल सकते हो। तो नोलन कमेटी बेसिकली है क्या? तो जो एप्टीट्यूड है, जो अल्टीमेटली सिविल सर्वेंट की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, उनको यूनाइटेड किंगडम की एक कमेटी है जिसकी जॉन मेयर ने स्टैब्लिश किया था 1994 में, उसी को नोलन कमेटी की रिकमेंडेशंस मानी जाती हैं। इट प्रमोट्स कोड ऑफ कंडक्ट जो कि 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ है, और इसी को नोलन कमेटी की प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कि 1995 में पब्लिश हुई। आइए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, नोलन कमेटी रिकमेंडेशंस। नोलन कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या क्या है, आइए देखते हैं। सो जैसे हमने बताया कि ये यूके की गवर्नमेंट अंडर जॉन मेयर इन 1994 एक कमेटी स्टैब्लिश की थी, सेटअप कमेटी
that recommended 7 principles, that recommended 7 principles ऑफ पब्लिक लाइफ मतलब सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसी को नोलन कमेटी कहा जाता है। ठीक है, इसी को नोलन कमेटी कहा जाता है। कमिटी ऑन पब्लिक स्टैंडर्ड इन कमिटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, CSPLV से शॉर्ट में कहा जाता है। एंड इसके चेयरमैन थे लॉर्ड नोलन, इसलिए इसके चेयरमैन थे लॉर्ड नोलन। पब्लिक लाइफ अंडर लॉर्ड लॉर्ड नोलन, दैट्स इट, इसीलिए इसे नोलन कमेटी कहा जाता है। अब इन्होंने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, बहुत आसान है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, सेल्फलेसनेस। आप ये पेंटागन एंड हेक्सागन बना के भी चीजें लिख सकते हैं, बहुत इजी है। नंबर 2, इंटीग्रिटी। 3, ऑब्जेक्टिविटी। 4, अकाउंटेबिलिटी। 5th, ओपननेस। 6th, ऑनेस्टी। 7th, लीडरशिप। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रिटी। कलर चेंज कर लेते हैं, यस, इंटीग्रिटी। सो व्हाट इज इंटीग्रिटी? जैसे हमने पहले भी देखा था कि कोई भी एक्शन जब वो वैल्यू बेस्ड हो,
मोरल्स का ध्यान रखा गया हो तो हम उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। अगर उसमें पर्सनल गेन, ग्रीड, ये पैरामीटर होते हैं तो वो इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाते हैं। हम यहाँ पे डेफिनेशन लेंगे क्रिस कार्चर की। क्रिस कार्चर क्रिस कार्चर ने इंटीग्रिटी को डिफाइन किया है। स्पेलिंग देखिएगा, CHRIS, क्रिस, KARCHER। क्रिस कार्चर says integrity is choosing your thoughts and actions based on value rather personal gains। मतलब ये है कि जो आपके थॉट्स एंड रादर देन होता है, वैसे ये आपके जो थॉट्स एंड एक्शन वो बेस्ड ऑन वैल्यूज होनी चाहिए, ना कि पर्सनल गेन्स। तो ये अपने आप में एक इंटेग्रल कंडक्ट कहलाएगा। सो व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी इज द टोटल कमिटमेंट टू moral and ethical values। total commitment to moral and ethical values। एक पॉपुलर कोट है जो यहाँ पे आप कह सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। ये अपने आप में मन, वाणी और कर्म से जब आप मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, इथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये अपने आप में एक इंटीग्रल बिहेवियर है, इंटीग्रिटी है। इट इज द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इंटरनल इनकंसिस्टेंसी। इट इज द state of absence of any any internal inconsistencies। कोई भी इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज का अभाव होना चाहिए, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं इंटीग्रिटी। एंड अगर हम ये बात करें कि ये अपने आप में कितने तरह की होती है, सो उसके लिए हमें करना होगा टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी। There are basically three types। The one is intellectual integrity। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, सी, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज द कमिटमेंट टू द ट्रूथ वेयर इवन व्हेन द कॉन्सिक्वेंसेस आर अगेंस्ट योर विल। सो इट इज द कमिटमेंट ऑफ ट्रूथ, कमिटमेंट टू द ट्रूथ, commitment to the truth, and the following are the main component। main component: honesty, fair mindedness, consistency, accountability, courage। ये चूंकि सारी की सारी चीजें अपने आप में साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, इसलिए ये इंटेलेक्ट का निर्माण करती हैं। सो ऑनेस्टी क्या होता है कि कोई भी आइडियाज, आर्गुमेंट हो, उनके बेसिस क्या हो? बेसिस हो ट्रूथ। आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रूथ। सो ये अपने आप फेयर माइंडेडनेस का मतलब होता है कंसिडरिंग अपोजिंग व्यू पॉइंट्स विद एन ओपन माइंड फॉर opposing views, ओपन माइंड, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी rather than adjusting based on convenience of self-interest, rather than self-interest, rather than self-interest, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि being accountable to your action, being accountable to your duty, acknowledging mistakes, revising beliefs, even the, when evidence
contradicts them and giving credit where it is due. ठीक है? So taking responsibility, acknowledging mistakes, ठीक है? And of course courage, standing by truth even when unpopular or disadvantage. Stand by truth even when disadvantage are there for you. So ये अपने आप में कंपोनेंट होते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी के. नेक्स्ट, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि कमिटमेंट टू एथिक्स ऑफ वंस प्रोफेशन. कमिटमेंट टू एथिक्स ऑफ वंस प्रोफेशन. जो भी आपका प्रोफेशन है उसके साथ आप कमिटमेंट दिखाइए. अब इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो कुछ कंपोनेंट तो एज अबव होंगे, कुछ इसमें हम ऐड करेंगे. जैसे ऑनेस्टी यहाँ भी होगा, ये तो आपको ज्यादातर जगह मिलेगा ही. अकाउंटेबिलिटी वो इसमें भी होगा. देन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये अपने आप में यहाँ पे नया है, अंडरलाइन कर सकते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लेके चलेंगे. सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है रेस्पेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. रेस्पेक्टिंग सेंसिटिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कीपिंग सिक्रेसी, मेंटेनिंग प्राइवेसी, एंड ट्रस्ट. ट्रस्ट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए. नेक्स्ट, फेयरनेस. सो व्हाट इज फेयरनेस? फेयरनेस का मतलब होता है कलीग्स, क्लाइंट, स्टॉक होल्डर, इन सबको इक्विटी एंड इम्पार्शियलिटी के साथ ट्रीट करना. सो ट्रीटिंग colleagues, स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स मतलब इकोनॉमी में पैसे लगाने वाले को बोलते हैं, वो यहाँ नहीं. स्टेक होल्डर्स का मतलब है किसी भी सोशल इशू में जो भी अफेक्टेड पार्टियां हैं वो सभी स्टेक होल्डर्स होती हैं. सो कलीग्स, स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, विथ इक्विटी एंड इम्पार्शियलिटी. जो फेयरनेस का मतलब होता है ना, वो इक्विटी एंड इम्पार्शियलिटी है. ठीक है, ये इक्विटी एंड इम्पार्शियलिटी. देन एडहेरेंस टू इथिक्स. अब देखिए, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स हैं उनको फॉलो करना. इन जनरल हम ये लिख सकते हैं फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, फॉलोइंग इंडस्ट्री, या आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी पॉलिसीज. जो भी आप इंस्टीट्यूशन में उसकी पॉलिसीज एंड लीगल गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, लीगल रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस एंड रूल्स, ये भी ठीक है. देन कमिटमेंट टू एक्सीलेंस. एक्सीलेंस, देखो जो भी प्रोफेशनल है ना उनके ऊपर ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए एक्सीलेंसी का फॉलो करें, क्वालिटी को ध्यान में रखें. ठीक है,
So striving for quality work, striving for quality work, and continuous improvement. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखना है. देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी. ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी इसका मतलब होता है कमिटमेंट टू द रूल्स, सॉरी, रूल्स, नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समवन बिलोंग टू. मतलब ये कि जहां भी आप हैं उनके रूल्स एंड नॉर्म्स को आप कमिट करें, उनको फॉलो करें. ठीक है. भी लिख सकते इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि सरदार पटेल जी ने अपनी डॉटर से बोला था कि जितनी भी प्रॉपर्टी उनके पास है कांग्रेस की, वो सभी नेहरू जी को वापस कर दिया जाए. ठीक है, उनकी डेथ के बाद. तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी है. ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी में हम दो तरह से चीजें समझ सकते हैं कि एक तो इंडिविजुअल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेग्रल रहे. ठीक है. दूसरा ऑर्गेनाइज तो हम उसके लिए हमने सरदार पटेल का एग्जाम्पल समझा. ऊपर हमने जो इंटीग्रिटी समझा वो इससे रिलेट करता है, लेकिन एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है और वो है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शन, अपने कंडक्ट में, सो इट इज ऑल्सो बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो conduct and actions based on set principle and government norms. अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कंपोनेंट हैं एथिकल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयर ट्रीटमेंट, कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, compliance and governance, whistleblower protection, CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये सारी चीजें फॉलो की जानी चाहिए, तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप इंटीग्रल कह सकते हैं. नाउ अब इंटीग्रिटी को कैसे इंश्योर किया जाए? सो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हाउ टू इंश्योर इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, तो इसके कुछ तरीके होते हैं. देयर आर सम वेज. लेट्स से इंटीग्रिटी एज अ parameter for performance evaluation. Integrity to be a parameter for performance evaluation. Next, integrity pact. A tool developed by Transparency International. A tool developed by
डेवलप्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक ऐसा टूल जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने डेवलप किया है, ठीक है? किस चीज़ के लिए? एज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है? इंटीग्रिटी पैक्ट। 3 इंटीग्रिटी सर्वे। इंटीग्रिटी सर्वे ये क्या करेगा? टू आइडेंटिफाई ऑनेस्ट ऑफिसर एंड रिवार्ड देम। टाइम टाइम पे इंटीग्रिटी सर्वे होनी चाहिए। आइडेंटिफाई ऑनेस्ट ऑफिशियल्स एंड रिवार्ड देम। स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन एजेंसीज। एंटी करप्शन एजेंसीज, ठीक है? इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैसे सीबीआई, सीवीसी, एनएचआरसी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एनसीएससी, एनसीबीसी, एनसीएसटी, ठीक है? तो इन सबको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैरामीटर को एनफोर्स कर सकते हैं वो। इसके अलावा प्रमोटिंग स्टैंडर्ड वर्क कल्चर, प्रमोटिंग स्टैंडर्ड वर्क कल्चर, ठीक है? इसको प्रमोट करना। सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हो। अब इसमें एक और थोड़ा सा टॉपिक बचता है कि हाउ टू इनकलकेट इंटीग्रिटी। हम इंटीग्रिटी को और ज्यादा कैसे किसी सिस्टम में फिट कर सकते हैं, हाउ टू इनकलकेट। हाउ टू इनकलकेट, सो इसके कुछ तरीके होते हैं। थ्रू मॉडल लर्निंग, थ्रू मॉडल लर्निंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। मॉडल लर्निंग का क्या मतलब होता है? इफ यंग सर्कट फर्स्ट posting is made under an honest officer, then he is more likely to remain honest because his mentoring is by good role model. So मॉडल लर्निंग का मतलब होता है जो फर्स्ट सुपरविजन है वो किसी ऑनेस्ट ऑफिसर के थ्रू होना चाहिए। मेंटरिंग जो है वो किसी ऑनेस्ट ऑफिसर के थ्रू होना चाहिए। देन हमारा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसके बाद फोर्थ होगा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। एंड द फोर्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है? सेंसिटिविटी में बहुत फाइन अंडरस्टैंडिंग के लिए रोल प्लेइंग जैसे परफॉर्मेंस किए जाते हैं, ठीक है? सो दैट कि जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम कह सकते हैं। बस ड्राइवर को रोड के किनारे साइकिल चलवाते हुए कुछ ट्रेनिंग दी गई जिससे उन्हें पता चले कि जब वो बस चलाते हैं तो वो साइकिल चलाने वाले को कैसा महसूस होता है। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है सो दैट कि वो बाइक ड्राइवर्स, साइकिलिंग और पैदल वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बस ड्राइव करें, राइट? छोटी सी चीज़ है बट अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम कुछ सजेशन बात करेंगे जो सेकंड एआरसी रिकमेंड करते हैं कि एक पर्सन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो रिकमेंडेशन मेड बाय recommendations made by Second Administrative Reform Commission regarding integrity. रिगार्डिंग इंटीग्रिटी। सो देखो, दो तरह से उन्होंने बोला, एक तो एक पर्सन को क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातें हैं। सो अ पर्सन मस्ट नॉट, अ पर्सन मस्ट, ठीक है। इस तरह से दो पार्ट है। सो एक पर्सन को क्या नहीं करना चाहिए, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स और ब्राइब, गिफ्ट्स, ब्राइब और हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। बिकॉज जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, रीजन ये है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनीवन एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड, जिनको जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन है, उनको छोड़कर किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए। नाउ अ पर्सन मस्ट फुलफिल fulfill the duties and obligations, duties and obligations plus responsibility and responsibility, ठीक है। इनको जरूर फुलफिल करना चाहिए। एक्ट इन प्रोफेशनल मैनर, एक्ट इन प्रोफेशनल मैनर so that public confidence remain intact, ठीक है, intact। नेक्स्ट, mix your resource efficiency is basically resource efficiency, मतलब ये कि पब्लिक की मनी जो है वो इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज हो। ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डीलिंग। नेक्स्ट विल बी comply with the law and uphold administrative justice, law compliance and upholding the administrative justice, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिविटी। सो ऑब्जेक्टिविटी इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, वेबर के कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते हैं लीगल रैशनल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। लीगल रैशनल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। एंड अंडर दिस मैक्स वेबर सेज ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट्स legitimacy. It refers to factual, factual and rule-based decision making. Rule-based, factual and rule-based decision making, which is fair, just, and without any bias. Objectivity ensures what? The decisions are taken on merit. Ensures that decisions are taken on merit and not on prejudice ways.
not on prejudice ways. एक छोटा सा मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं. बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. क्या बेसिस हो सकते हैं? एक तो हो सकता है फैक्ट्स, दूसरा इम्पार्शियलिटी. फैक्ट्स एंड इम्पार्शियलिटी. फैक्ट्स मतलब होता है ट्रुथ एंड रेलिवेंस. Impartiality means here non-partisan, balanced, and neutral. So ये है basis of objectivity. How to ensure objectivity. How to ensure? So training, critical thinking, expert opinion, public opinion, transparency, information management. Standard operating procedure. ठीक है. What are advantage? Advantage means so many. Right decision making. Procedure to reason or emotion. रीजन पर फोकस करना है. ठीक है. सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. Ensuring impartiality and non-partnership in administration. In administration. सो इस तरह से ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अपने आप में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन मैनी वेज एडवांटेज ला सकती है. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया जिसको हम चेक कर सकते हैं. यस. ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस न्यूट्रलिटी. तो बेसिस क्या है ऑब्जेक्टिविटी का? बेसिस बेसिस ऑब्जेक्टिविटी का है स्ट्रॉन्ग एविडेंस. स्ट्रॉन्ग एविडेंस. और न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी का है मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस बट मे बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. बेस्ड ऑन ऑर्डर्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. फंक्शन. ऑब्जेक्टिविटी क्या फंक्शन करती है? तो ये इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी मेंटेन रखती है. इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी. एंड न्यूट्रलिटी क्या मेंटेन करती है? सो न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है फेयर एंड जस्ट पॉलिसी.
formulation and implementation. Impact. Cooperation of all sections of society. Confidence among all sections. Objectivity is about truth and accuracy. Truth and accuracy. Nature. Neutrality is not taking a stance, even if side is clearly more valid. Not taking a stance. Usefulness. Useful for research. Useful for mediation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एनोनिमिटी. एनोनिमिटी का मतलब होता है नेमलेसनेस. Anonymity is very important in civil services. Why? Because civil servants work from the behind. Important in civil servant. Because work from behind. पीछे से काम करते हैं. Avoid media and public and public gaze. They do they do not seek for credit or failure. That is the job of politicians. I mean executive. Okay. Anonymity of the civil servant is linked to two basic concepts. Linked to number one, permanence, and second is neutrality. Permanence and neutrality. Why? Why? Because anonymity is linked to the concept of ministerial responsibility. Ministerial responsibility. वो आंसरेबल होता है किसी भी responsibility. किसी भी सक्सेस या फेलियर के लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, यही कन्वेंशन है. इसकी नीड क्या होती है? नीड फॉर एनोनिमिटी. आइए देखते हैं. पब्लिक सर्वेंट वर्क विदाउट फियर एंड फेवर. वर्क विदाउट फियर और फेवर. बिल्कुल. एंड इट इज consistent with parliamentary form of government where minister is directly responsible to the people through their elected representatives. Because it is needed because in parliamentary form of government, elected representative are responsible. This ensures discipline, decorum, and moral of services. और क्या जरूरत है? Anonymity, austerity, and accountability are the ornament of civil servant.
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा कहा था, एनोनिमिटी, austerity and accountability are ornaments of civil servant. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची से बचना। ठीक है, सेविंग ओरिएंटेशन। ऑस्टेरिटी मीन्स फिजूल खर्ची से बचना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी, so empathy is capacity to understand or feel, capacity to understand or feel what another person is experiencing from within the other person's frame, within the other person's frame, within the other person's frame of reference. Further, we can differentiate how sympathy is different from empathy. Okay, और empathy is different from sympathy. So हम एक टेबल बनाएंगे एंड इसमें हम एक साइड लिखेंगे पर्टिकुलर्स या फीचर्स, sympathy, empathy. सो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, सो डेफिनेशन फीलिंग पिटी और सॉरो, फीलिंग सॉरो मतलब दुख का अनुभव करना फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून, फॉर समवन समवन एल्स misfortune. Empathy is ability to understand and share the feeling of another. And share, यहाँ पे share word important है, share the feeling of another, share the feeling of other. Then emotional connection क्या है इसका? Emotional connection. So sympathy involves sense of distance. Sympathy involves sense of distance. Feeling for someone. Feeling है ये, feeling for someone. Empathy involves sense of closeness. Sense of closeness, feeling with someone. Feeling with someone. Perspective क्या है इसमें? So perspective, viewing the situation from your own perspective. Viewing the situation. Viewing the situation from other person's perspective. For example, अगर example, if there is a fire in village and your house is still safe,
You may not consider the fire to be bigger. You may not consider fire to be bigger. But in case of empathy, you will consider, you will consider the fire to be bigger even if your house was saved. But loss belongs to someone else. Loss belongs to someone else. ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट है. इन सिंपैथी एक्सपीरियंस कैसा होता है? इन सिंपैथी पेन इज एक्नॉलेज्ड. पेन इज pain is acknowledged. Acknowledged. However, in empathy, pain is shared. Action often involves offering condolences, expression of sorrow. Condolences, offering sorrow. However, in case of empathy, involves active listening, validation, and emotional support. अदर एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं सिंपैथी के, आई एम सॉरी अबाउट योर लॉस. जबकि इन एम्पैथी के एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड यू मस्ट बी फीलिंग, आई हैव बीन थ्रू समथिंग सिमिलर. लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ सरफेस लेवल इन सिंपैथी, डीपर डीपर अंडरस्टैंडिंग इन केस ऑफ एम्पैथी. ठीक है? तो यहाँ से ये पार्ट हमारा इसका फिनिश होता है. अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, विच इज नथिंग बट द अपाथी. अपाथी मीन्स विदाउट फीलिंग. इट शोज लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट, लैक ऑफ कंपैशन. ठीक है? अपाथी ये होता है, इसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कंपैशन के बारे में या सिमिलर फीलिंग का जो एस्पेक्ट है वो नहीं है. ठीक है? एक पर्सन का जॉय और सारो आपको कुछ भी फील नहीं होता, तो ये अपाथी है. समटाइम अपाथी कैन बी काज्ड बाय फैक्टर्स सच एज एग्जॉशन. तो इसके लिए अपाथी के लिए फैक्टर क्या हो सकते हैं? कि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो, एग्जॉशन, डिप्रेशन. ये टायर्डनेस को हम जब साइकोलॉजिकल सेंस देते हैं तो एग्जॉशन हो जाता है. डिप्रेशन या कोई साइकेट्रिक कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसी कोई चीजें होती हैं. ठीक है? तो हम उस समय अल्कोहलिज्म, ड्रग और अल्कोहलिज्म, ऐसी कंडीशन में भी हम उसको उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते इमोशनल कनेक्ट को, तो हम एपैथेटिक रहते हैं, उसमें अपाथी महसूस करते हैं, मतलब हमें कोई टच नहीं होता. ठीक है? व्हेन अ पर्सन डजंट फील वेल और इज एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, द पर्सन में स्ट्रगल टू रिलेट, तो इमोशनल डिस्ट्रेस इसमें आ जाएगा. इमोशनल डिस्ट्रेस. ये सारे फैक्टर्स हैं अपाथी के लिए. ठीक है? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स इन अ टेबल, तो हम एक टेबल के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं. जैसे ये टेबल में हम सबसे ऊपर लिखते हैं कंसर्न और केयर. कंसर्न और केयर, मैक्सिमम, मिनिमम. मिनिमम
कंसर्न और केयर अपने आप में अगर हमारा मैक्सिमम ऊपर है और मिनिमम नीचे है, तो हम इसको जो है इस तरह समझ सकते हैं कि जो अपाथी होगा ये सबसे नीचे होगा, मीन्स नो कंसर्न, नो कंसर्न, कंसर्न ऑफ केयर कर लीजिए इसे, ये थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल हो जाता है। तो नो कंसर्न, ठीक है, कोई भी कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब जब हम थोड़ा सा कंसर्न शो करते हैं तो वो हो जाता है सिंपैथी। सो सिंपैथी शोज फीलिंग सॉरो फॉर अदर्स, then it comes to empathy. Empathy, feeling same emotion as other. Then compassion, feeling and doing something to resolve, to resolve the pain of others. ठीक है, सो इस तरह से हमने समझा कंपेशन, एम्पथी, सिंपथी, अपाथी। ठीक है, आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ से हमको मिल गया कि हमने समझना चाहिए व्हाट इज कंपैशन, थोड़ा डिटेल में जाना चाहेंगे। सो जैसा हमने अभी अभी देखा, कंपैशन अपने आप में ग्रेटर डिग्री ऑफ कंसर्न है, कंसर्न ऑफ केयर। सो कंपैशन इज द एबिलिटी टू फील सॉरी फॉर अनदर पर्सन सफरिंग, नॉट जस्ट दिस, it is also a feeling of liking and to be doing something to resolve the pain of other. In a way, in a way, it involves feeling, understanding, realizing the pain of other, and doing necessary action to resolve the pain. ठीक है, तो ये होता है अपने आप में कंपैशन। अनलाइक पीटी, कंपैशन डज नॉट सजेस्ट द फीलिंग, but it involves action, it involves greater bond, it involves a greater degree of understanding. Compassion offers the possibility of responding to suffering and understanding, patience and kindness rather than fear and repulsion. So compassion involves com- feeling of feeling of suffering. It involves the feeling suffering involving into the process of resolution rather than fear, rather than showing fear and repulsion और apathy। ठीक है, ये होता है कंपैशन। आप कंपैशन में महात्मा बुद्ध की स्टोरी लिख सकते थे कि कैसे उन्होंने जो है अपने ही कजन से एक बर्ड की रक्षा की, वो अपने आप में कंपैशन है। ठीक है, नो नीड फॉर कंपैशन, क्या जरूरत है इसकी। नीड फॉर कंपैशन, सो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। देन मोटिवेशन फॉर सर्विस,
देन बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ये जरूरी है। नाउ दो चीजों को एक साथ मिला के करेंगे, हाउ टू फोस्टर एम्पैथी एंड compassion among civil servants। among civil servants, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स में सिंपैथी या कंपैशन कैसे फोस्टर किया जाए, उनको कैसे, सो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पॉइंट्स लिख लीजिए बस। डाइवर्स एक्सपोजर, फीडबैक मैकेनिज्म, केस स्टडीज, मेंटोरशिप। ठीक है, इस तरह के कुछ मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप सिविल सर्वेंट्स को हम लोग सिखा सकते हैं कि किस तरह से एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बिहेवियर्स डेवलप करना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड कंपैशन। सो एक टेबल हम इसके लिए भी बना लेंगे, जस्ट वेट। सो एक साइड लिखेंगे टॉलरेंस, दूसरी साइड लिखेंगे कंपैशन। ठीक है, सो टॉलरेंस इन्वॉल्व एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स बिलीफ एंड पर्सपेक्टिव। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द existence of diverse belief and perspective। कि हम अलग अलग तरीके के विश्वास और दृष्टिकोण हो सकते हैं। ठीक है, जबकि कंपैशन इन्वॉल्व डीप सेंस ऑफ एम्पैथी while recognizing the feeling, ये हम ऊपर कर चुके हैं तो इसे हम नहीं लिखेंगे। टॉलरेंस इन्वॉल्व lacking of understanding, tolerance may have lacking of understanding, may have lack of understanding। व्यक्ति टॉलरेंट होने के लिए जरूरी नहीं हमें दूसरे का मुद्दा समझ में आए। ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बिलीफ, also lack of emotional connect, lack of understanding about others belief and perspective। इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, इट इन्वॉल्व्स सच अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स सच अंडरस्टैंडिंग एंड इट में लैक इमोशनल कनेक्ट। इट इन्वॉल्व्स इमोशनल कनेक्ट। इट इज पॉजिटिव इन नेचर। जो टॉलरेंस है ये अपने आप में एक पॉजिटिव बिहेवियर है। फोकसिंग ऑन को एग्जिस्टेंस विदाउट एक्टिव एंगेजमेंट, फोकसिंग फोकसिंग ऑन को एग्जिस्टेंस पे फोकस करता है विदाउट एक्टिव एंगेजमेंट। विदाउट एक्टिव एंगेजमेंट, जबकि आपको पता है इसमें एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए, इसमें एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए। ठीक है, कोई एग्जिस्टेंस इसमें जरूरी नहीं बट एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए इसमें कंपैशन पे। नेक्स्ट, टॉलरेंस इन्वॉल्व enduring differences without actively promoting change in perspective। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में मुस्लिम सोसाइटी के साथ देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम कैसे पीसफुली एक साथ रहते हैं। सो इस तरह से ये पॉइंट हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तो डेडिकेशन, बट हम उसे लिंक करेंगे पब्लिक सर्विस के साथ, तो पढ़ेंगे।
ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, dedication to public service. So dedication in public service refers to keeping the public good, keeping the public good above all, even in adverse condition. इवन इन एडवर्स कंडीशन पब्लिक गुड को सबसे ऊपर रखा जाता है इसमें, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में हम इसे और समझेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमिटमेंट, पैशन, लव एंड परसिवरेंस। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमिटमेंट, पैशन प्लस लव प्लस परसिवरेंस, ठीक है। कमिटेड पर्सन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, लव होना चाहिए काम के, एंड परसिवरेंस मतलब एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एंड इट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, इट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। सी, it is most informal, it is mostly informal in nature because there is no pledge or promise, it is mostly informal, ये अपने से आता है self, it is mostly informal because there is no pledge or promise. In dedication the person is inspired by his own morality and sense of duty. Person is inspired by his own morality and sense of moral duty, sense of moral duty. So person is self motivated in dedication, therefore person is self motivated in dedication, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, डॉक्टर कलाम का, विक्रम साराभाई का, एम.एस. स्वामीनाथन का, होमी जहांगीर भाभा का, ये लोग अच्छे एग्जांपल हैं, ठीक है। सो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डेडिकेशन इंटीग्रेट्स ऑल सिविल सर्वेंट। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिख लीजिए, इट इंटीग्रेट all civil servant, enjoy public work, requires dedication, ठीक है। इट इज मल्टीकल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी इन इंडिया, सो इंटरेस्ट ऑफ पीपल कैन बी फुलफिल्ड बाय डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स आप लिखिए। सो हियर एंड्स आवर डे 4, है ना। और नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट डे हम यानी कि अगले उसमें करेंगे अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस। सो डे 5, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसे हम कंप्लीट सेंस में अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो कीप वॉचिंग।